राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोगों ने पिछली जो मैराथन क्लास थी, पिछली लगभग एक सप्ताह पहले आपको मैराथन क्लास मिली थी, जिसमें हमने आधुनिक गद्य साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे और उनकी बहुत ही अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की थी, जो आपको बहुत पसंद आई। आप लोगों ने बहुत उसे लाइक किया है और बहुत ही अच्छे व्यूज आए हैं उस पर, और बहुत शेयर भी किया है दोस्तों के साथ। तो आज फिर आप सबकी मांग पर आज दूसरी मैराथन क्लास लेकर हम आए हैं। और आज की मैराथन आधुनिक हिंदी साहित्य में, गद्य साहित्य में विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रश्न हैं, और वो प्रश्न ऐसे हैं जो आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। आप चैनल से जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। लगातार ऐसे ही बने रहिए। और ये देखिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। राधे राधे, सभी को राधे राधे है। हिंदी गद्य साहित्य आधुनिक काल महामैराथन प्रश्नोत्तरी 2, प्रश्नोत्तरी 1 पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी 2 है। आज प्रश्नोत्तरी 2 अर्थात हम ऐसे प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाले हैं। तो आज हम प्रश्न जो आपको कराएंगे, देखो वैसे तो मैं बड़ी बात नहीं कहता। हमारी दादी कहा करती थी कि बेटा बड़ा कौर खा लो लेकिन बड़ी बात मत करना। ठीक है, तो बड़ी बातें नहीं कर रहे हम, लेकिन ये समय बताएगा, ये वक्त बताएगा। आप हमारे प्रश्नों को एक जगह नोट करते चलिए, और जब परीक्षा देंगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि हमने जो आपको प्रश्न कराए वो कितने महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो हम ऐसा विश्वास आपको दिलाते हैं कि परीक्षाओं में आपको हमारे यहाँ से प्रश्न जैसे कि तैसे रखे मिलेंगे, और इतने अच्छे प्रश्न मिलेंगे कि आप यूँ ही चुटकियों में करते चले जाओगे पेपर को। ठीक है, तो बस यही जो हमारी साधना है हिंदी के प्रति, जो हमने मेहनत की है, जो हमने परिश्रम किया है, वो सब आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हम लेकर आए हैं, उपनिवेश में स्त्री। देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है सिंगल, यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है। जब भी हम कोई रचना लिखते हैं तो व्याकरण का नियम ये कहता है कि कोई भी पुस्तक का नाम जब लिखेंगे तो हम सिंगल कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये उपनिवेश में स्त्री, ये उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? आप साथ ही साथ अपने आप को जांचते भी जाएंगे। हम आपको कुछ 1, 2, 5 सेकंड का समय देंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका लेखक या लेखिका कौन है, या उत्तर कौन सा सही है। A, B, C, D प्रश्न संख्या 7 के साथ लिखेंगे। पहले का A, पहले का B, दूसरे का C। इस तरह से क्या होता है कि A, B, C, D लिखने से पता नहीं लगता है कौन से प्रश्न का उत्तर दिया, यदि मैसेज लेट आता है तो। पहला प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा और ममता कालिया। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है आप उत्तर करके बताएं। आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये अभी पिछले वर्ष GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो परीक्षा हुई है 2021 की, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें ये पूछा गया है। यूपी में ये पूछा गया है। ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। UGC नेट में पूछे जाने वाले प्रश्न या किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचना से संबंधित ये ग्रंथ है। और किनका है ये आपने उत्तर दे लिया होगा। अब हम सीधे सीधे उत्तर पर आते हैं। इसका उत्तर है A, विकल्प सही है, अर्थात प्रभा खेतान जी का, प्रभा खेतान का ये ग्रंथ है उपनिवेश में स्त्री। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपनिवेश में स्त्री याद कैसे रखेंगे? उपनिवेश खेत। ठीक है, खेत उपनिवेश है, तो उपनिवेश में स्त्री किनका है? प्रभा खेतान का। आइए बात करते हैं अन्य विकल्प हैं उन पर भी। नासिरा शर्मा, इनके लिए हमने यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा है। यहाँ लिखे दे रहे हैं नासिरा शर्मा, औरत के लिए औरत। बहुत महत्वपूर्ण रचना है नासिरा शर्मा की परीक्षाओं के लिए। औरत के लिए औरत। ठीक है, औरत के लिए औरत। हमने पिछली बार ना आपको जो प्रश्न दिए थे हाथ से लिखकर उसे यहाँ पर हमने PDF बनाकर लगाया था।
तो उस PDF में लिखने के लिए कम जगह बचती थी, और इसलिए आज हमने बोर्ड पे ही लिखे हैं प्रश्न, और एक बार में एक प्रश्न लिखा गया है स्लाइड पर, जिससे कि आपको उत्तर अन्य विकल्पों की व्याख्या करते समय आपको दिक्कत न हो। तो नासिरा शर्मा का ग्रंथ क्या है? औरत के लिए औरत, बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा शर्मा, क्षमा शर्मा, इनका भी यही लिखे दे रहे हैं, स्त्रीत्व विमर्श समाज और साहित्य, यहां लिखे दे रहे हैं स्त्रीत्व विमर्श, स्त्रीत्व विमर्श, ठीक है। और ये जो बीच में चिन्ह लगता है, ये काय का चिन्ह है? कमेंट करके बताएं, ये चिन्ह काय का है? चिन्ह काय का है? ये वाला जो चिन्ह हमने लगाया है, यहाँ पर 2 पॉइंट लगे हुए हैं, इस चिन्ह का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। स्त्रीत्व विमर्श समाज और साहित्य, साहित्य हम इधर को लिखे दे रहे हैं, समाज और साहित्य, ठीक है। स्त्रीत्व विमर्श समाज और साहित्य, ये क्षमा शर्मा की रचना है, और आलोचना से संबंधित ये रचनाएं हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं, और ये सभी पूछी गई हैं, ठीक है। और ममता कालिया की संपादित रचना है खांटी घरेलू औरत, इन्होंने संपादित की है खांटी घरेलू औरत, खांटी घरेलू औरत, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये संपादित की है ममता कालिया ने। तो ये पहला प्रश्न था। इस पहले प्रश्न पर आपको ये 4 रचनाएं मिली जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। ये आया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2021 की परीक्षा में, जो 2022 में हुई थी। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? ये है प्रभा खेतान, ठीक है। उपनिवेश खेत को भी कह देते हैं हम, तो इसलिए खेतान से हम याद रखेंगे। अब क्या है, जैसे उपनिवेश, भारत एक उपनिवेश अंग्रेजों के लिए, तो इस तरह से अंग्रेज यहाँ आए, हम अपने खेतों पे जाते हैं, तो खेतान से हम ये याद रखेंगे। बाकी क्षमा शर्मा की रचना है स्त्रीत्व विमर्श समाज और साहित्य। ममता कालिया की रचना है, इनकी संपादित रचना है खांटी घरेलू औरत। और आपकी नासिरा शर्मा की है औरत के लिए औरत, वेरी इंपॉर्टेंट रचना नासिरा शर्मा की, औरत के लिए औरत, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये स्लाइड पर एक ही प्रश्न है अब की बार। क्या गोरी क्या सांवरी? कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर सिंगल कॉमा लगा हुआ है व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। क्या गोरी क्या सांवरी, इसकी विधा भी बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो ये संस्मरण है कि लेखक कौन है। अब लेखक आपको बताने हैं, क्या गोरी क्या सांवरी के लेखक कौन है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। उसके बाद हम चर्चा करते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या काशीनाथ सिंह हैं। क्या गोरी क्या सांवरी के ये संस्मरण है, इसके लेखक कौन हैं? क्या गोरी क्या सांवरी के लेखक कौन हैं, बताइए। क्या गोरी क्या सांवरी, कमेंट करिए। दूसरा प्रश्न, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन हैं? शांतिप्रिय द्विवेदी जी नहीं, देवेंद्र सत्यार्थी। बी विकल्प सही है, जिन्होंने बी विकल्प दिया उनका उत्तर सही है, बी विकल्प सही है। क्या गोरी क्या सांवरी, ठीक है। और शांतिप्रिय द्विवेदी, काशीनाथ सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये 3 विकल्प हैं। बाकी सही विकल्प कौन सा है? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या गोरी क्या सांवरी। और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आया हुआ है 2021 में, असिस्टेंट प्रोफेसर GDC, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपी PSC जिसे कराता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अन्य कई परीक्षाओं में भी आया है, ठीक है। तो क्या गोरी क्या सांवरी, इस संस्मरण के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है। और रामवृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा आपको याद होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है? माटी की मूर्तें है, लाल तारा है, ठीक। और काशीनाथ सिंह का आपको हमने पिछली क्लास में बताया था। काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है, कमेंट करके आप लिखेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है, ठीक है। शांतिप्रिय द्विवेदी और 2, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ,
कि लेखिका कौन है। बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को एक जगह नोट करते चलिए, इनकी व्याख्या जो बताई जा रही है उन्हें भी आप नोट करते चलिए। ठीक है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे ये प्रश्न आपको बिल्कुल रखे मिलेंगे, ज्यों के त्यों मिलेंगे और आपको सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ किन की रचना है बताइए कमेंट करके। आपको 2 सेकंड का समय मिल रहा है। मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा या आपका वृंदा करात, बताइए किन की है ये रचना। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, बी विकल्प सही है। तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी, अर्थात बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। ये रचना भी प्रभा खेतान की है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है और आपको ये रचना आनी चाहिए। ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया था, यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है, और 2021 की जो परीक्षा 2022 में हुई है उसमें ये प्रश्न आया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजार के बीच आलोचना से संबंधित ये कृति है और प्रभा खेतान की है। किन की है? प्रभा खेतान की। अब प्रभा खेतान के बाद मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा ये हमने पहले बात की है। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा औरत के लिए औरत, अभी बात की थी। इनकी रचना कौन सी है? औरत के लिए औरत। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें, औरत के लिए औरत, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है। उस वीडियो में सभी महिला लेखिकाएं हैं, उनकी महत्वपूर्ण कृतियां ट्रिक के साथ हमने बताई हैं। सभी महत्वपूर्ण महिला लेखिकाओं की कृतियां ट्रिक के साथ। तो नासिरा शर्मा की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? औरत के लिए औरत। ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है और परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है, परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है ये। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृंदा करात, इनकी भी एक कृति देख रहे हैं, देख लिए, देख लें। वृंदा करात, ठीक है, जीना है तो लड़ना होगा। वृंदा, जीना है तो लड़ना होगा, बहुत महत्वपूर्ण कृति है। जीना है तो लड़ना होगा। ठीक है, जीना है तो लड़ना होगा, किनकी कृति है? वृंदा करात की। जीना है तो लड़ना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2006 में प्रकाशित कृति है। जीना है तो लड़ना होगा। किसने कहा है, किसने लिखा है ये ग्रंथ? वृंदा करात ने, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैत्रेयी पुष्पा की सारी रचनाएं हमने आपको ट्रिक से दे रखी हैं। मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा, इनकी आत्मकथा भी हमने आपको बताई है। गुड़िया भीतर गुड़िया जो बहुत पूछी जाती है। ठीक है, गुड़िया भीतर गुड़िया जो बहुत पूछी जाती है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बाजार के लिए। बाजार के बीच, ये वाला चिन्ह आपको पता होगा ये कौन सा है? ये उपविराम है। इस तरह से 2 बिंदु लगते हैं, उसे उपविराम बोलते हैं। ठीक है, व्याकरण में ध्यान रखेंगे इस बात को। आइए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं, ये है आपकी स्क्रीन पर है, हम हटे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य कर दें, लिखते जरूर रहा करिए। ठीक है, लिखने से भी याद होता है। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये किस विधा की रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। यूपीपीएससी पूछ चुका है और भी कई परीक्षाएं पूछ चुकी हैं इसे। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, किन की रचना है? ठीक है, जीडीसी में पूछी गई है ये रचना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा 2021 में भी आई है ये। ठीक है, और भी कई परीक्षाओं में आई है। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, कमेंट करिए। उपन्यास है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है या कहानी संग्रह है?
क्या है कमेंट करके जल्दी से बताइए। कौन सी विधा की ये रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपने अपना उत्तर जांच लिया होगा। अब हम आपका उत्तर देखते हैं। इसमें विकल्प सही है डी, कहानी संग्रह। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किस विधा की रचना है? ये कहानी संग्रह है और ये अनिल यादव, इसके लेखक कौन है? अनिल यादव। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। ये कहानी संग्रह किनका है? अनिल यादव का है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में नई नई रचनाएं जो आ रही हैं। देखो होता क्या है कि जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परीक्षा की तैयारी सब करते हैं, और परीक्षा की तैयारी सब करने में कुछ आगे रहते हैं, कुछ पीछे रहते हैं। 125 प्रश्न आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, कुछ तो 100% कर देते हैं, कुछ 98, 99, 97, 94, 95% कर पाते हैं, कुछ 90 और कुछ 60, 70 या 50% पे रह जाते हैं। कारण क्या है? अधिकांश विद्यार्थी 70-80%, यदि 125 प्रश्न आ रहे हैं तो 100 के आसपास पहुंचते हैं। अब उन 100 ने जो पढ़ा है वही आप पढ़ रहे हो, तो फिर आप भी 100 तक ही पहुंचोगे। उनसे पृथक पढ़ना है, उनसे अलग पढ़ना है। और उनसे अलग पढ़ेंगे कैसे? आप अपनी नज़र को, आप अपने मस्तिष्क को बाज की तरह बनाइए। आपको ये देखना है कि प्रश्न बन कहाँ से रहे हैं परीक्षा में। आजकल की परीक्षाएं कहाँ कहाँ से प्रश्न उठा रहे हैं एक्सपर्ट, तो उन बिंदुओं को आप विशेष रूप से तैयार करिए। बाकी सब तो आपको तैयार करना ही है, जो सब पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, कुछ अलग भी पढ़ना है। और हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको, मान लीजिए यदि 125 प्रश्न में से 100 प्रश्न सभी कर पा रहे हैं और 100 ही प्रश्न आप कर पा रहे हो, तो क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। यदि आप 125 में से 125 कर पा रहे हैं या 124 कर पा रहे हैं, 20 तक पहुंच रहे हैं, तो अंतर होगा। तो जो अंतर होता है ऊपर का अंतर, 100 से ऊपर आप पहुंचोगे, एक एक प्रश्न जब ऊपर पहुंचोगे तो वो आपकी गहरी साधना होगी, गहरी मेहनत होगी। और वो मेहनत आप पुराने प्रश्न पत्र देखिए कहाँ कहाँ से आते हैं। अब जैसे कल बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बीपीएससी की परीक्षा में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न हमने इसमें भी सम्मिलित किए हैं। बीपीएससी की परीक्षा कल बिहार में हुई है, तो क्या है कि ऐसे प्रश्न, और वो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। कहीं भी किसी भी राज्य में यदि हिंदी की परीक्षा हो रही है, यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो उस प्रश्न पत्र को अवश्य देखिए और उसके प्रश्नों को अवश्य देखिए। यदि आप सफलता चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप यूपी में पढ़ रहे हो तो यूपी के ही पेपर देखोगे, या आप राजस्थान से हो तो केवल आरपीएससी के ही प्रश्न पत्र देखोगे, उत्तराखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, जहाँ से भी हो आप अपने राज्य के ही नहीं, जहाँ हिंदी भाषी राज्य हैं और हिंदी की परीक्षाएं हो रही हैं, हिंदी साहित्य की परीक्षाएं हो रही हैं, वो सारे प्रश्न पत्र आपको देखने चाहिए और उन सारे प्रश्न पत्रों को आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आए ऐसा ही संकलन जो बेहद रामबाण होगा, बेहद खास होगा। और ये YouTube पर पहली बार ऐसा होगा कि आपको इतने अच्छे प्रश्नों का संकलन मिलेगा। हम आपको दिलाएंगे सफलता। बस आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पहली बार आए हैं दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत के लिए आप भी अपना कुछ कर्तव्य निभाते चलिए साथ के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है झूठा सच। झूठा सच सिंगल कॉमा में बंद होती है रचना हमेशा, के दूसरे भाग का शीर्षक है। यदि प्रश्न होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाए, और यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ सीधे सीधे इसलिए हमने डैश लगाया हुआ है। शीर्षक क्या है, इस तरह से होता तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता। ठीक है, झूठा सच, इसका शीर्षक क्या है? देश का वर्तमान, देश की स्थिति। ठीक है, वतन और देश, देश का भविष्य। बताइए, कमेंट करके बताइए, आपके पास 2 सेकंड का समय है। झूठा सच, झूठा सच हिंदी साहित्य के लिए एक मील का पत्थर है। हिंदी साहित्य के लिए जो श्रेष्ठ उपन्यास हैं उनमें से एक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसके 2 भाग हैं, 2 भागों में से दूसरा पूछा गया है, आपको दूसरा बताना है। ठीक है, देश का भविष्य, देश की स्थिति, वतन और देश, देश का भविष्य। ठीक, तो इसमें ये विकल्प गलत है, ये भी विकल्प गलत है और डी विकल्प सही है। अर्थात झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, 2 भागों में विभाजित है, जिसका पहला भाग है फर्स्ट भाग। ठीक है, परीक्षाओं में ये भाग बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई परीक्षा नहीं बचती इनसे अब आजकल। ठीक है, तो पहला भाग क्या है? झूठा सच का पहला भाग क्या है? यशपाल का है।
ये तो आप नोट रखेंगे ही, आपको याद होगा, ठीक है। किनका है ये? यशपाल का। वतन और देश पहला भाग है, और इसी का ये दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट। ये है देश का भविष्य, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों पार्ट आपको याद होने चाहिए, वतन और देश, देश का भविष्य, ठीक है। वतन और देश, देश का भविष्य। पहला पार्ट कौन सा है? वतन और देश। दूसरा कौन सा है? देश का भविष्य। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का गद्य गीत। गद्य गीत आ गया साहब। गद्य गीत से प्रश्न बहुत बन रहे हैं, छोटी विधा है, छोटी छोटी विधाओं के हमने बहुत सारे प्रश्न रखे हैं, और ऐसे प्रश्न रखे हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है। ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, ठीक। यूपी पीएससी, यूपी HESC, यूपी TGT, PGT, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका लेक्चरर RPSC में फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सब में आया है ये। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का गद्य गीत कौन सा है? राम कुमार वर्मा का गद्य गीत भग्नदूत, मौक्तिकमाल, हिमहास और अंतररागिनी। बताइए, कमेंट करके बताइए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा है? कमेंट करके बताएं, बताइए कमेंट करके। बहुत बढ़िया, शानदार, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, सभी को कमेंट करना है, ये न देखें कि ये कर रहे हैं हम न करें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का गद्य गीत है हिमहास, ठीक है। कौन सा है? हिमहास, वेरी इंपॉर्टेंट है। भग्नदूत किनका है? ये हमने आपको पहले बताया है, अज्जे जी का है। पूरा नाम इनका क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्जे। मौक्तिकमाल किनका है? मौक्तिकमाल किनका है? दिनेश डालमिया। किनका है? दिनेश डालमिया। दिनेश डालमिया का है ये, ठीक है। बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका दूसरा एक और है, शबनम। शबनम गद्य गीत, ठीक। गद्य गीत, पहला गद्य गीत कौन सा है वो भी यहाँ पर देख लें। हिंदी का पहला गद्य गीत कौन सा है? साधना। हिंदी का पहला गद्य गीत कौन सा है? साधना। और किसने लिखा है? राय कृष्णदास। साधना किसने लिखा है? राय कृष्णदास। साधना जो लिखा है राय कृष्णदास, ठीक। राय कृष्णदास ने साधना लिखा है, जो हिंदी का पहला गद्य गीत माना जाता है। भग्नदूत अज्जे जी का है। मौक्तिकमाल और शबनम दिनेश डालमिया, पूरा नाम वहाँ बन नहीं रहा है, वैसे दिनेश नंदिनी भी लिख सकते हो आप, दिनेश नंदिनी डालमिया, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम है, हमने इसलिए शॉर्ट में कर दिया है, दिनेश नंदिनी डालमिया। दिनेश नंदिनी डालमिया के दो हमने आपको बता दिए, शबनम और मौक्तिकमाल। अब बचा अंतररागिनी। अब बचा अंतररागिनी, ये भी गद्य गीत है, और ये है चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव का। यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव, चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव का है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव, बार बार पूछा गया है। राम कुमार वर्मा का ये हिमहास यूपी पीएससी ने भी पूछा है, और भी परीक्षाओं ने पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसा संकलन लिया है जो या तो परीक्षा में आया है या जिसके आने की संभावना है, और बार बार आया है, बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों से दूर हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। छोटी छोटी विधाएं, कुछ बड़ी विधाएं। अब हम जल्द ही आपको क्रम से पाठ्यक्रम के प्रश्नोत्तर कराएंगे, और आप बस चैनल से ऐसे ही बने रहिए। आपका कर्तव्य है अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। हमें बार बार ये कहते अच्छा नहीं लगता कि आप दोस्तों को शेयर करिए, आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए, ठीक। गुरु यदि आप समझ रहे हैं हमसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि आप हमसे ऐसा प्राप्त करेंगे कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। ये माँ सरस्वती आप पर कृपा अवश्य करेंगी, और माँ सरस्वती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सफलता मिले। और हम इस बात में विश्वास रखते हैं, बड़ी बड़ी बातों में नहीं। इसीलिए हम YouTube पर नहीं आ रहे थे कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे से तो बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। बस हम अपने काम में विश्वास रखते हैं, और यही हमने किया, हमने अपने काम में विश्वास रखा, और आप रिजल्ट हमारा देख रहे हैं। आप यूपी जो उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसकी वेबसाइट से आप रिजल्ट देख सकते हैं। उसमें प्रथम नाम लिखा होगा प्रद्योत्तर 2011 का, जो रिजल्ट 2018 में आया था TGT में, पहला ही नाम होगा। तो ये नाम
सफलता पाने में, परीक्षा उत्तीर्ण करने में बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और इतनी बड़ी जनसंख्या, जहाँ 25 करोड़ से अधिक की जनसंख्या हो, ऐसे राज्य में पहला स्थान पाना कहीं न कहीं बहुत बड़ी साधना का प्रतिफल होता है। तो ये हमने सफलता कैसे पाई है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको जल्द उपलब्ध होगी और आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमसे मिलकर चलिए और हम यदि आपको भी सफलता दिला पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी होगी, आनंद की अनुभूति होगी। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। हालांकि 400-500 लोग हमसे जुड़कर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब हम YouTube पर पहली बार आए हैं, तो हम YouTube पर भी YouTube से जुड़ने वाले जो मिलने वाले साथी हैं, दूर दूर के हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, उन सब की सफलता में यदि हम थोड़ा भी अपना प्रयास कर पाएंगे तो अपने जीवन को धन्य समझेंगे। ठीक है, तो आपकी सफलता हमारे जीवन को धन्य कर देगी। बस आप अपने लिए पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए। 6 प्रश्न हो गए, आइए आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। ये 6 प्रश्न हो गए, ये है 7वां प्रश्न। सलाम, बहुत बढ़िया। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? देखो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कौन शब्द लिखा है तो प्रश्नवाचक। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? मोहनदास नेमिषराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, गवर्नमेंट वाले में पूछी जा चुकी है, 2021 की परीक्षाओं में, नेट में भी पूछी गई है। ठीक है, RPSC भी इसे पूछ चुका है, कई परीक्षाएं इसे पूछ चुकी हैं सलाम कहानी को। ठीक है, छोटी बड़ी परीक्षा संस्थाएं हैं इसे कई बार पूछ चुकी हैं। तो सलाम कहानी किनकी है, बस बताइए। सलाम बहुत महत्वपूर्ण, कमेंट करके बताइए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। कमेंट करिए, कौन? मोहनदास नेमिषराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल। तो सलाम कहानी आपने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, सी विकल्प सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी संग्रह है। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ है? चाहो तो इसे भी आप नोट कर सकते हो, 2000 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ है? 2000 ईस्वी में। अब हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम तो पढ़ ली, अब मोहनदास नेमिषराय की बेहद प्रसिद्ध कहानी कौन सी है या कहानी संग्रह? मोहनदास नेमिषराय, आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं और नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं, आवाजें। कौन सा? आवाजें। 1998 में प्रकाशित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कहानी संग्रह। मोहनदास नेमिषराय, याद कैसे करेंगे? मोहन की मुरली में बहुत सी तरह तरह की आवाजें आती थी। मोहन की मुरली में कैसी आवाजें आती थी? तरह तरह की। ठीक, अब बात करते हैं जयप्रकाश करदम पर। तो जयप्रकाश करदम, इनकी है तलाश। ठीक है, काय की तलाश है? प्रकाश की, उज्जवल ज्ञान की। ठीक है, प्रकाश की। तो जयप्रकाश करदम की कौन सी कहानी संग्रह है? कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2005 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यदि इसका ईयर भी पूछा जाए तो कौन सा है? 2005 है। अब सूरजपाल चौहान बचे, इनका कहानी संग्रह है नया ब्राह्मण, परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, नया ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। किनका? सूरजपाल चौहान का नया ब्राह्मण। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चारों लेखक हो गए। मोहनदास नेमिषराय की कहानी संग्रह कौन सी है? ये आवाजें, 1998। जयप्रकाश करदम की तलाश, 2005। ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम, 2000। और सूरजपाल चौहान का नया ब्राह्मण, इसका ईयर नहीं लिखा है, 2010। ठीक है, तो ये 4 कहानी संग्रह जो दलित संग्रह से हैं, दलित कहानी संग्रह हैं, वहाँ दलित लेखकों के हैं, जो परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपको हम एक सलाह देते हैं, आपको विशेष बल देना है स्त्री विमर्श पर, आपको विशेष बल देना है दलित विमर्श पर, आपको विशेष बल देना है संस्मरण पर, विशेष बल देना है आपको काय पर? आलोचना पर। ये वाले प्रश्न कम लोग कर पाते हैं, बाकी सारे कर लेते हैं, इन्हीं में आगे पीछे होते हैं। और एक प्रश्न आगे पीछे हो गए तो आप समझ लीजिए हजारों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो एक एक प्रश्न के लिए आप पढ़िए और हमसे जुड़िए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सफलता तक हम आपको ऐसे ही प्रश्न और ऐसे ही
कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, जो आपके लिए होगा बेहद महत्वपूर्ण। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आज का 8वां प्रश्न कौन सा है? कलकत्ता वाया बाईपास। वाह भाई वाह, कलकत्ता वाया बाईपास वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, धूम मचा रखी है इसने। ठीक, पहली बार हमने परीक्षा दी थी 2009 में टीजीटी की। ठीक है, कलकत्ता वाया बाईपास आया था, नेट में कई बार आया है, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार आया है। इनकी दूसरी एक और रचना, पहले तो आप इनका उत्तर बताओ तब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, अलका सरावगी, चित्रा मुद्गल, कुसुम अंसल और मृदुला गर्ग। बताइए कलकत्ता वाया बाईपास किन की रचना है? कलकत्ता वाया बाईपास किन की रचना है? कमेंट करके बताइए। 8 का पहला प्रश्न सही है। ठीक है, पहला विकल्प सही है, अलका सरावगी। इनका एक और पूछा जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है, शेष कादम्बरी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये तो समय बताएगा कि सर ने क्या कराया था, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप हमारे नोट्स अलग बनाते रहिए। ये जब परीक्षा होगी तब उसके बाद आपको पता लगेगा कि कहाँ हमने क्या पढ़ा और कहाँ क्या सीखा और क्या उपयोग में आया। ठीक है, हम बड़ी बात नहीं कहते, बस ये तो हम समय पर छोड़ रहे हैं। बस यदि आप हमसे जुड़े हो, भले ही कम लोग जुड़े हैं, हम नए नए आए हैं, वो आपके यूट्यूब पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भले ही कम लोग जुड़े हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादा लोगों को कम पढ़ाने से कम लोगों को ज़्यादा पढ़ाना अच्छा होता है। ठीक है, तो भले ही कम हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, 10,000 हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं वही सफलता पाएँ, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। 1 हो, 10 हो, 50 हो, जो भी है बहुत है। ठीक है, कलकत्ता वाया बाईपास किन की रचना है हमने आपको बता दी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। लेखिका कौन है? अलका सरावगी। और इनका दूसरा ये उपन्यास है दोनों, दूसरा उपन्यास है शेष कादम्बरी। अब हम चित्रा मुद्गल पर भी बात कर लें। चित्रा मुद्गल, इनकी रचना हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं पुरस्कारों में। आवा, एक जमीन अपनी, आवा एक जमीन अपनी। ठीक है, ये हमने पुरस्कारों में पढ़ाया है। आप बताएंगे कौन सा पुरस्कार इसे मिला है, कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कुसुम अंसल, सी विकल्प में क्या है? कुसुम अंसल, बहुत महत्वपूर्ण, कुसुम अंसल। कुसुम अंसल की रचना बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, उसकी पंचवटी, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी पंचवटी। ठीक है, याद रखेंगे, नई रचना है और नई रचनाएं पूछी जाती हैं। और आप ये भी ध्यान रखें, जो रचना परीक्षा में नहीं आई बेकार सी लगती है, और जो परीक्षा में आ जाए वही महत्वपूर्ण लगने लगती है। और जो नई रचना, जैसे हमने अभी उपनिवेश में स्त्री, पहली बार जब आती है रचना तो ये लगता है अरे ये कहाँ से पूछ लिया, लेकिन जो पहली बार रचना पहले नहीं आई है, कुछ रचनाएं ऐसी भी पूछी जाती हैं, कम से कम 4, 6 या 10 रचनाएं ऐसी पूछ ली जाती हैं जो पहले कभी नहीं आती हैं। तो ऐसी रचनाएं, आपको कुछ ऐसी भी रचनाएं पढ़नी है जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में नहीं आई हैं। कुसुम अंसल की बहुत महत्वपूर्ण है। मृदुला गर्ग का तो हमने आपको बता दिया है, ट्रिक से आप कर लेंगे, चाहो तो यहाँ लिख लो कठगुलाब। ठीक है, कठगुलाब और चितकोबरा, कठगुलाब और चितकोबरा। ठीक है, ये 2 उपन्यास मृदुला गर्ग के यहाँ आप लिख लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण आपको इस प्रश्न से ये जानकारियाँ मिली। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 हो गया। 9वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, समय कम बचा है, अभी लाइव भी चलानी है ये वीडियो आपको। ये हो गया, अगला देखते हैं। आदमी की निगाह में औरत, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता होगी, आप नोट करते चलिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वक्त बताता चलेगा। ठीक है, आदमी की निगाह में औरत के रचनाकार कौन है? अरविंद सेन, अरविंद जैन, राजेंद्र यादव, विभा देवसरे, वृंदा करात। कमेंट मारो, लिखो कमेंट जल्दी से, बिना देर किए हुए कमेंट में छाप दिया करो कि इसका कौन सा 10 का ए सही है कि बी सही है कि सी सही है या डी सही है। 10 का बताइए, समय कम है, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते।
ठीक, आप कमेंट करते रहो। ये है आदमी की निगाह में औरत, राजेंद्र यादव की। किनकी है? राजेंद्र यादव की। ठीक है, किनकी है? राजेंद्र यादव की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आदमी की निगाह में औरत। आदमी की निगाह में औरत किनकी रचना है? राजेंद्र यादव की। और अरविंद जैन की औरत होने की सजा। ठीक है, औरत होने की सजा। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हम आपको करा रहे हैं, आलोचना से संबंधित। ठीक है, अगला है विवाह, स्वागत है बेटी, देवसरे, स्वागत है बेटी। ठीक, और इनका तो आपको पता ही है, जीना है तो लड़ना होगा, पहले थोड़ी देर पहले बताया है, बहुत महत्वपूर्ण। जीना है तो लड़ना होगा, वृंदा। और वृंदा काय का पर्यायवाची है? ठीक है, वृंदा काय का पर्यायवाची है? बताओ। वृंदा काय का है? राधा का भी है, और वृंदा तुलसी का भी है। ठीक है, और जो वृंदावन अभी हम घूम के आए हैं, तो वृंदा का मतलब होता है तुलसी। तुलसी का जहाँ वन हो उसे कहते हैं वृंदावन। तो वृंदा करा, जीना है तो लड़ना होगा। और विवाह, देवसरे की बहुत महत्वपूर्ण रचना, स्वागत है बेटी। और औरत होने की सजा, अरविंद जैन की रचना है, औरत होने की सजा। बेहद बेहद महत्वपूर्ण ये रचनाएं, बेहद बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, विवाह क्या कर रही है? कह रहे हैं स्वागत है बेटी। वृंदा जीना है तो लड़ना होगा। अरे तुलसी ये कह रही है जीना है तो लड़ना होगा। सर्दी के मौसम में तुलसी कैसी हो जाती है, गर्मी के मौसम में कैसी हो जाती है? मुरझा जाती है। तो जीने के लिए तो लड़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, ये हो गया। ये देखो अगला, मिलजुल मन उपन्यास, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलजुल मन, ठीक है, ये परीक्षाओं में भी आया है। और ये जो आपका डाइट प्रवक्ता होता है, डाइट प्रवक्ता हिंदी, उसमें ये यूपी में पूछा गया है, और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है। उपन्यास की लेखिका, मिलजुल मन, कृष्णा सोबती, गीतांजलि श्री, कुसुम कुमार, मृदुला गर्ग। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये 9वां प्रश्न है। एक प्रश्न आगे हो गया, उधर 10 हो गया था, इधर 9 है, कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न है, मिलजुल मन की लेखिका कौन है? मिलजुल मन। ठीक है, डी विकल्प सही है, मृदुला गर्ग। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मृदुला गर्ग का, मिलजुल मन। अब कुछ कृष्णा सोबती पर भी बात कर ली जाए। भाई कृष्णा सोबती पर बात इसलिए कर ली जाए कि कृष्णा सोबती पर बात इसलिए कर ली जाए क्योंकि विकल्प में इनका नाम लिखा है, और हम नाम विकल्प में उसी का लिखते हैं जिस पे हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होती है, या जिन्हें हमें थोड़ा सा बताना पड़ता है, जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें कृष्णा सोबती, इनके लिए हम यहाँ पर एक चर्चा आपको सजेस्ट करेंगे, एक रचना मित्रो मरजानी। ठीक है, बाकी तो आप ट्रिक से सारी देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इसी पर गीतांजलि स्त्री की एक रचना, यहाँ हम आपको माई। ठीक है, और गीतांजलि स्त्री की कौन सी हो गई? माई। ये उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है गीतांजलि स्त्री का। माई इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इनकी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। पर एक रचना उपन्यास है हीरामन हाई स्कूल। क्या है? हीरामन हाई स्कूल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। हीरामन हाई स्कूल, कुसुम कुमार का उपन्यास हीरामन हाई स्कूल, गीतांजलि श्री का माई, और कृष्णा सोबती का मित्रो मरजानी। मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग का। ठीक है, गर्ग, मृदुला, जो मृद होते हैं, जो स्वभाव से मृद होते हैं, उनका मन मिल जाता है। ठीक है, मिलजुल मन कैसे मिलता है? मृद होने पर। ठीक है, ये 9-10 तक हो गए। 11वां प्रश्न देखते हैं। ये सुमेलित नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मात्र देह नहीं है औरत,
मृदुल सिन्हा। देखो मृदुला सिन्हा और मृदुला गर्ग अलग अलग हैं, ध्यान रखना। मृदुला गर्ग नहीं है ये मृदुला सिन्हा है, ठीक है। ये नहीं, मात्र देह नहीं है औरत, मात्र देह नहीं है औरत, वेरी इंपॉर्टेंट रचना। कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर कौन सा है। मात्र देह नहीं औरत, खुली खिड़कियां, मैत्रेयी पुष्पा। खुली खिड़कियां किनकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की। त्रियाचरित उत्तरकांड, वेरी इंपॉर्टेंट, अनामिका। त्रियाचरित उत्तरकांड, अनामिका। परिधि पर स्त्री, सुमन राजे। यही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सुमेलित है, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। परिधि पर स्त्री, ये सुमेलित नहीं है साहब, परिधि पर स्त्री सुमेलित नहीं है। बाकी 3 रचनाएं आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, बेहद, ठीक। ये मृदुला सिन्हा की है, आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक। परीक्षाओं में बहुत पूछी जा रही है आजकल। ये भी खुली खिड़कियां और ये आपकी अनामिका की। वो आज हमने प्रश्न तो पूरे गद्य साहित्य से लिए हैं, लेकिन आलोचना में महिला आलोचनाओं पर विशेष प्रश्न लिए हमने, ठीक है। छोटी सी विधा है, महिलाएं आलोचनाओं में जो प्रतिभाग उन्होंने किया है, जो ग्रंथ लिखे हैं, तो उन पर हमने चर्चा के लिए ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए बेहद रामबाण, बेहद अमोघ होने वाले हैं, अमोघास्त्र। अब हम इस पर बात कर ले रहे हैं। परिधि पर स्त्री सुमन राजे की नहीं है, तो फिर ये किनकी है? तो ये है मृणाल पांडे की। किनकी है? मृणाल पांडे, ठीक है। मृणाल का मतलब क्या होता है? जो कमल की डंडी होती है उसे मृणाल कहते हैं, और वो कमल की डंडी कहाँ होती है? परिधि पर होती है, मतलब पानी की परिधि पर। कमल नीचे, वो जड़ें नीचे, कमल ऊपर और डंडी उसमें जड़ों से ऊपर आती है, तो उसे कहते हैं परिधि। तो बस हम ट्रिक के लिए आपको बता दे रहे हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। और सुमन राजे, इनकी रचना, सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बहुत पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ठीक है, आधा इतिहास। और ये UPHESC में आया है, UPHESC, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन जो सर्विस कमीशन है, उसमें पूछा है ये प्रश्न। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? और भी कई परीक्षाओं में आया है, तो सुमन राजे ने, ठीक है। आधा इतिहास, आधे से हम याद रखेंगे सुमन। आधा स्त्रियों को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी, आधा भाग, ठीक है। तो आधा इतिहास भी इन्होंने लिख डाला। पुरुषों का आधा, जैसे अर्धनारीश्वर, आधे ईश्वर आधे नारी, तो ऐसे ही ये क्या है? आधा इतिहास स्त्रियों का। जो अब इस आधे इतिहास पर हम एक चर्चा, यहाँ आपको एक प्रश्न और दे रहे हैं। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ये भी परीक्षा में आया है। सुमन राजे ने आदिकाल को क्या कहा है? कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगला देखते हैं, अगला देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक हम पहुँचे? ये हो गया 11। तो अभी कौन सा प्रश्न चल रहा था? ये वाला चल रहा था, ये चल रहा था, ये चलो। अब है नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं? कमेंट बॉक्स में मारो, लिख के जल्दी से लिखो, शीघ्रता के साथ लिखो, लिख दो भाई, जल्दी लिखो। कितनी हैं? 7 हैं, 10 हैं, 5 हैं, 3 हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, 5 हैं साहब। नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं? 5। वेरी इंपॉर्टेंट है, PGT में पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। 5 कौन कौन सी हैं ये भी समझ लो। बीज, बिंदु, बीज। 5 कौन कौन सी अर्थ प्रकृतियाँ हैं? बीज, बिंदु, पताका, पताका, प्रकरी, प्रकरी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, और कार्य। ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं नाटक में, ठीक है। ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ आप याद रखेंगे, बार बार पूछी जाती हैं। विस्तार से हम अलग से इन पर चर्चा करेंगे। बीज क्या होता है, बिंदु क्या होता है, पताका क्या होता है, प्रकरी क्या होता है और कार्य क्या होता है। तो ये 5
अर्थ प्रकृतियाँ हैं काय की, नाटक की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे प्रश्न पर चलते हैं, 13वां प्रश्न। ठीक, समय को बर्बाद किए बिना हम 13वें प्रश्न पर पहुंचे जल्दी से। ये है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किस आलोचक की स्थापना है? शुक्ल जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामविलास शर्मा की है, या नामवर सिंह की है? तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हमने एक जगह आपको पहले पढ़ाया हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये स्थापना है। 13वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, कमेंट बॉक्स में आप लिख लो। 14वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न ये है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, मालविका, अलका। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बताइए किनका है, कमेंट बॉक्स में लिखो। 1 सेकंड का समय है, 1 सेकंड में ही लिख दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बताओ, चंद्रगुप्त का है, चाणक्य का है, मालविका का है, या अलका का है? तो ये ए विकल्प सही है। 14वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। किनका है? चंद्रगुप्त का है। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये देखो कल का आया हुआ है, बीपीएससी बिहार में। इससे पहला वाला था वो असिस्टेंट प्रोफेसर में यूपी में आया था 2021 की परीक्षा में। ठीक, ये है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? बिहार की परीक्षा जो कल हुई है उसमें ये आया है, बीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है, गोदान उपन्यास से, बहुत महत्वपूर्ण है, यूजीसी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह किनका कथन है? मिल मालिक खन्ना का, मालती का, मेहता का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विकल्प भी हमने ये 4 रखे हैं, 5वां विकल्प भी था, लेकिन इन चारों में से ही आप बता दो। 15वां प्रश्न, कौन सा उत्तर सही है इसमें 15वें प्रश्न का? ए, बी, सी या डी? बताइए। ठीक है, बताओ। ये सही है, मेहता का कथन है। किनका कथन है? मेहता का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 15 के बाद 16वां प्रश्न, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो अमृतलाल नागर के ये चारों उपन्यास हैं, आपको चारों पता होने चाहिए। लेकिन जो मानस का हंस है, ये है हंस मानस, रामचरितमानस। किसने लिखा है? तुलसीदास। बहुत पूछा जाता है, किन के जीवन पर आधारित है? तुलसीदास। भरमार है, हर पेपर में आता है। और एक ये खंजन नयन, नयन किनके खंजन थे? ये हैं सूरदास के, अंधे थे सूरदास। तो ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। कभी ये पूछा जाता है तुलसीदास के जीवन पर कौन सा उपन्यास आधारित है अमृतलाल नागर का, कभी ये पूछा जाता है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास सूरदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, वैसे तो ये बार बार आया है और कल ये बीपीएससी बिहार में भी पूछा है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग ने ये अपनी कल हिंदी की परीक्षा ली है, उसमें ये प्रश्न पूछा है। तो ये 2 आपको पता होना चाहिए, मानस का हंस तुलसीदास का है और खंजन नयन सूरदास का है। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न शीघ्रता के साथ। 17वां प्रश्न ये है, चलो। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज संस्मरण है, रेखा चित्र है, या जीवनी है, या आत्मकथा है? तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर हायर सेवा परीक्षा जो हुई है उसमें भी ये पूछी गई है। ये जीवनी है, और किन की जीवनी है? ये मिला तेज से तेज लिखी किसने है? तो ये सुधा चौहान ने लिखी है। इसकी लेखिका कौन है? सुधा चौहान। ठीक है, और किन की जीवनी है? तो आप जीवनी है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इनकी जीवनी है। और यह वैसे तो इन्हीं के नाम से पूछी जाती है,
दूसरा नाम पूछा जाए तो लक्ष्मण सिंह और है, ठीक है। वैसे इन्हीं के नाम से पूछी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज किसने लिखी है? सुधा चौहान ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जीवनी का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधा भी पूछी जाती है, तो कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? जीवनी, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत दुर्दशा। ये बढ़ नहीं रहा, ये है तेज से तेज, तेज से तेज। अच्छा, इसकी वो हो गई, लग रहा है पूरा 20 पेज हो गए सिलेक्टेड, 20 पेज हो गए सिलेक्ट। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज किनकी जीवनी है? मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। मिला तेज से तेज किनकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसने लिखी है? तो ये लिखी है ये। अब देखो, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना गया है? नाटिका, नाट्यरासक, प्रहसन, गीत रूपक। कमेंट बॉक्स में लिखो। इसमें भारत दुर्दशा क्या है? ये है, बी विकल्प सही है, ठीक है। नाट्यरासक है। भारत दुर्दशा क्या माना गया है? नाट्यरासक। और नाटिका क्या है ये भी बताओ? चंद्रावली नाटिका है, ठीक। नाटिका क्या है? भारतेंदु की नाटिका चंद्रावली, ठीक है। और प्रहसन क्या है? प्रहसन ये है आपका अंधेर नगरी, प्रहसन है। ये बहुत पूछा जाता है। प्रहसन का मतलब होता है वह नाटक जिसमें हंसी की बातें ज़्यादा हों। और दूसरा प्रहसन इनका वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, ये भी प्रहसन है। वैदिकी हिंसा, हिंसा, हिंसा न भवत, ठीक है। हिंसा न भवत क्या है? प्रहसन है। अर्थात प्रहसन ऐसे नाटक को कहते हैं जिसमें क्या अधिक होता है? हंसी की बात, ठीक है। और गीत रूपक में गीत अधिक होते हैं। गीत रूपक में गीत अधिक होते हैं। नील देवी गीत रूपक में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 18 हो गए, 19वां प्रश्न। 18 हो गए, 19वां प्रश्न ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। लंका की एक रात। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो कुबेर नाथ राय हैं, ठीक है। याद कैसे करेंगे? लंका और कुबेर, लंका का रावण था, ठीक। परीक्षाओं में पूछा गया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। और कुबेर रावण का बड़ा भाई था, ठीक है। तो कुबेरनाथ राय ने लंका की एक रात लिखी है। ये व्यथा निबंध है और कुबेरनाथ राय की रचना है, ठीक है। अगला देख रहे हैं, ये है चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चिंतामणि का पहला भाग ये 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहले ये 1930 में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुई थी। चिंतामणि किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण, सुमेलित करके बताओ। ये आपके लिए प्रश्न है, सुमेलित करके जल्दी से बताओ। गुड़िया भीतर गुड़िया, एक कहानी है भी, हाथ से, अन्या से अनन्या। रमणिका गुप्ता, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान। विकल्प मिलाओ और उत्तर बताओ ए बी सी डी में से, ठीक है। ए बी सी डी में से मिला के बताओ। और आपके लिए बहुत ही खास प्रश्न है ये, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सा उत्तर सही है। चलो हम बता ही दे रहे हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की है, ठीक। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की है, ठीक। हाथ से, ये रमणिका गुप्ता की है। 9 चल रहे हैं, ठीक। और अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की है। इसका मतलब अ के साथ कौन सा जुड़ेगा? सेकंड। अ के साथ सेकंड, अरे भाई सब में है। दूसरा बी के साथ कौन सा जुड़ेगा? थर्ड। बी के साथ थर्ड, अर्थात इसमें थर्ड नहीं है, ये 2 गलत हो गए। अब ये 2 बचे, अ का सेकंड, बी का थर्ड। इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तीसरा, हाथ से,
रमणिका गुप्ता, आद से कहाँ है रमणिका गुप्ता, तीसरे का पहला, तो स का पहला ये स, अर्थात ये, इसका मतलब यही सही है, आगे का देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। स का पहला और द का चौथा, अन्या से अनन्या प्रभा केतान। 4 महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं ये महिला लेखिकाओं की, बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। यदि इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल प्रत्योत गुरुकुल से जुड़िए। आपको बात करनी है तो 97 58 43 28 87, 97 58 43 28 87, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज हम चर्चा करेंगे आपसे, कोशिश करेंगे कुछ देर बाद आपसे चर्चा करें इस बात पर कि सफलता कैसे पाई जाए और हम कैसे पढ़ें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय श्री राधे, जय हिंदी, जय भारत।